अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया मलिक साहब, वो बड़ी रसानियत से बोला। आपने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया है। एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया। मेरे दिल में एक बात आई और मैंने कह दी। साबिक इंचार्ज साहब के सामने ज़बान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता था। वो बुरी तरह झाड़ देते थे। आपके बारे में मुझे पता चला है कि आप बड़े हमदर्द और मेहरबान हैं, इसलिए मैंने आपको अपने एहसासात से आगाह किया है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शहजाद, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा। मैं कड़क किस्म का थानेदार सिर्फ जुर्म पेशा अफराद के लिए हूँ। थाने का अमला तो मेरे घर के अफराद की तरह हैं। मुझे तुम्हारी जुर्रत से बेहद खुशी हुई है। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसा करो। मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो मुंतज़िर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। शहजाद भी मुस्तफ़ा की तरह साबिक थाना इंचार्ज रफ़ीक सियाल से खासा शाकी और मुतनफ़्फ़र नज़र आता था। इसी हवाले से मेरे जहन में एक मंसूबा आया था। ये एक तरह से शहजाद का गिला दूर करने का मौका भी था। मैंने नामुकम्मल बात को पूरा करते हुए कहा, शहजाद, तुम्हारी कारकर्दगी को देखने की एक तरकीब आई है मेरे जहन में। वो हमतन गोश हो गया। मैंने कहा, जैसा कि तुम भी जानते हो, साबिक थानेदार साहब को किन वजूह की बिना पर इस थाने से हटाया गया है। मुझे शक है इस अजनबी औरत का कत्ल और उसकी लाश इस थाने की हुदूद में पाया जाना रफ़ीक सयाल की कोई साजिश है। मैं इसकी जगह तैनात किया गया हूँ। वो मुझे परेशान करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है या करवा सकता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। मुझे यूँ महसूस हुआ मेरी बात ने उस पर कोई ख़ास असर किया हो। मैं सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखने लगा तो वह कदरे पुरजोश लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। साबिक इंचार्ज साहब बहुत ही कीना परवर और मुंतकिम मिजाज शख्स थे। इनको यहाँ से हटाने में अगरचे आपका कोई हाथ नहीं, वो अपने आमाल और करतूतों के सबब गए हैं, लेकिन इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो आपको तंग करने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत कर डालें। वो सांस लेने के लिए थमा, फिर गहरी संजीदगी से बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना हुक्म है, मैंने सोचते हुए कहा। तुम अपने ज़रा इस्तेमाल करो और नहायत ही राजदारी के साथ ये मालूम करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साबिक इंचार्ज साहब आजकल किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इस दौरान अगर इस नामालूम मकतूला के बारे में कोई बात मालूम हो तो फ़ौरन मुझे बताना। क्या तुम ये काम कर लोगे? क्यों नहीं जनाब, वो सीना ठोकते हुए बोला। मैं बहुत जल्द आपको कोई खुश आइंद रिपोर्ट दूंगा। वो थोड़ी देर मज़ीद मेरे पास बैठा, फिर कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद मैं इसी के बारे में सोचने लगा। इसने मुझसे एक जायज़ शिकायत बड़े माकूल अंदाज में की थी। पता नहीं क्यों मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो भरपूर अदाकारी से काम ले रहा हो। इसके रवैये, अंदाज और बयान में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मुझे चुभ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के भी इस वक्त मैं इस चुभन का सबब ना जान सका। मैंने यही सोचकर एएसआई शहजाद को जहन से झटक दिया कि कांस्टेबल मुस्तफ़ा से इसके बारे में दरियाफ्त करूँगा। रात से थोड़ी देर पहले बाबा ताजुद्दीन और हेड कांस्टेबल मुस्तफ़ा वापस लौट आए। मेरे इस तफसात पर उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो खासी इंकिशाफ अंगेज़ और सनसनीखेज़ थी। खोजी के मुताबिक क्वार्टर में आकर मुझसे मिलने वाली औरत मैदान वाली सिम से आई थी और वापस भी इधर ही गई थी। मैंने कहा, इस मैदान में नूरी का खुरा तलाश करने में तुम्हें बड़ी दुश्वारी हुई होगी। वहाँ तो कस्बे के नौजवान रोज़ाना शाम को फुटबॉल खेलते हैं। दर्जनों कदमों के निशानात में किसी मखसूस आदमी के पाँव के निशानात को फॉलो करना आसान काम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं थानेदार साहब, ताजुद्दीन ने असबात में गर्दन हिलाई। लेकिन ये एक इत्तफाक या हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि मकतूला जिसका नाम आप नूरी बता रहे हैं ये फ़र्जी नाम है। मैंने इसकी बात काटकर तस्हीक कर दी। असली नाम तो इस वक्त पता चलेगा जब इस कत्ल का कोई सिरा हाथ आएगा। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, वो दुआइया अंदाज में बोला। तो मैं आपको कह रहा था कि ये फ़र्जी नूरी मैदान के अंदर से नहीं गुजरी, बल्कि किनारे किनारे चलती हुई दूसरी जानिब पहुंची थी, इसलिए इसका खुरा पकड़ने में मुझे ज़रा मुश्किल पेश नहीं आई।
इसी दौरान ये इंकशाफ भी हुआ कि वो बिल्कुल इसी तरह मैदान के किनारे के साथ चलते हुए आपके क्वार्टर में भी आई थी। मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, मैदान के इस पार पहुंचने के बाद वो कहाँ गई थी? जनाब मलिक साहब, ताजदीन ने गहरी संजीदगी से कहा, मैदान के दूसरे किनारे पर मुआयने के बाद पता चला है कि इसके साथ कोई मर्द भी था जो वहां रुककर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। मर्द का जिक्र सुनते ही मैं चौंक कर उठा। जल्दी से पूछा, इसके बाद वो कहाँ गई? मैंने बड़ी मेहनत से इसके खुरे को पकड़े रखा और इसी सिम चल पड़ा जिधर वो दोनों गए थे। खोजी बाबा, ताजदीन ने बड़ी रसानियत से जवाब दिया। चंद कदम के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि नूरी नामी वो औरत इसी मर्द के साथ मैदान तक आई थी, क्योंकि इन दोनों के वहां तक पहुंचने का खुरा भी मुझे मिल गया था। वो जिस सिम से आए थे इसी तरफ दो वापस भी जा रहे थे। वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने सवाल किया, इसका मतलब है कि तुमने सुराग लगा लिया है कि नूरी और उसका साथी मर्द किधर से आए थे? जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, मैं इनके खुरे के साथ साथ चलता रहा और इस तरह हम दोनों डेरे तक पहुंच गए। डेरे तक? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। किसका डेरा? कांस्टेबल ने पहली मर्तबा लबकुशाई की और बोला, मलिक साहब, शुमाली के इख्तिताम पर खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर ही थोड़ा आगे खेतों का डेरा बना हुआ है। ये चौधरी दिलदार का डेरा है। ताजदीन इसी डेरे की बात कर रहा है। चौधरी दिलदार का डेरा? मैंने खुद कलामी के अंदाज में दोहराया। इन दोनों का चौधरी दिलदार से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो आप मालूम करेंगे जनाब, ताजदीन ने नरमी से कहा। मैं तो खुरे की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। चौधरी दिलदार अहमदनगर का एक बासर और ताकतवर जमींदार था। इसकी आलीशान साथी हवेली अहमदनगर शुमाली में वाक़ थी। मैं फ़िलहाल चौधरी दिलदार के बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता था। अभी तक मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने खोजी बाबा से पूछा, तुम्हारी इस रिपोर्ट में और क्या दर्ज है? जनाब, आपको सुनकर हैरत होगी कि मैंने इस डेरे से निकलने वाला एक अहम खुरा भी पकड़ लिया है। खोजी ताजदीन ने ड्रामाई अंदाज में कहा। खुरे की अहमियत का अंदाज़ा तो इस वक्त होगा जब तुम कुछ तफसील बयान करोगे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जनाब, चौधरी दिलदार के इस डेरे से निकलने वाले 2 घुड़सवारों का खुरा मैंने तलाश किया है। इन 2 घुड़सवारों में एक तो नॉर्मल सेहत और वजन का मालिक है और दूसरा या तो बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर उसने अपने साथ किसी सिंगल पसली को भी घोड़े की पीठ पर सवार कर रखा था, क्योंकि इस घोड़े के पाँव बहुत ज़्यादा दबाव को जाहिर कर रहे हैं। दोनों घोड़ों के खुरों में वजन के हवाले से नुमाया फ़र्क नज़र आता है। इसका मतलब है कि तुमने घुड़सवारों का नहीं बल्कि इनके घोड़ों का खुरा भी तलाश कर लिया है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर एक ख़ास नुक्ते को जहन में रखते हुए इजाफा किया, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम जिस सिंगल पसली सवार का जिक्र कर रहे हो वो कोई औरत हो? उसने चौंक कर इज़्तिरारी नज़र से मुझे देखा और बोला, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। पता नहीं इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तुम अपनी तहकीक की जो रिपोर्ट पेश कर रहे हो, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इन 2 घोड़ों पर 2 मर्द और 1 औरत सवार होकर चौधरी दिलदार के डेरे से निकले थे। यानी एक घोड़े पर 1 मर्द और दूसरे घोड़े पर मर्द और औरत एक साथ, मैंने तज्जिया करने वाले अंदाज में कहा। अब तुम बताओ, इन दोनों घोड़ों का खुरा क्या बताता है? ताजदीन ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने एक अहम खुरा पकड़ा है। अब मैं इस खुरे की अहमियत आपके सामने लाता हूँ। वैसे इतना बता दूँ, अभी आपने जो अंदाज़ा कायम किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल वो लम्हे भर को रुका तो मैं तजस्सुस भरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो वजाहत करते हुए बोला, दोनों घोड़ों का खुरा मखसूस दबाव के साथ डेरे से नहर के किनारे पहुंचा, फिर नहर के साथ साथ पुल की जानिब बढ़ने लगा। ताजदीन जिस नहर का जिक्र कर रहा था वो मशरिक और मगरिब में दोनों गांव के दरमियान में बहती थी और उनको तकसीम करती चली जाती थी। ताजदीन के मुताबिक घुड़सवार नहर के शुमाली किनारे के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। वो बात को जारी रखते हुए बोला, उन्होंने नहर का पुल अबूर किया, फिर दूसरा यानी जुनूबी किनारा पकड़कर मशरिक की सिमत बढ़ने लगे। जुनूबी की आबादी से थोड़ा फासला रखते हुए खेतों में आगे बढ़कर वो इस मकाम पर जा पहुँचे जहाँ मकतूला नूरी की लाश मिली है, यानी चाय वकुआ पर। ताजदीन के इस इंकिशाफ पर मैं उछल पड़ा। उसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मैं मुस्तरिब हो गया।
इससे पहले कि मैं इससे कोई सवाल करता, वो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, और यहीं पर आपकी बात दुरुस्त साबित होती है। ऐन मुमकिन है आपने जिस औरत के घोड़े पर सवार होने का अंदाज़ा कायम किया है वो यही मकतूला यानी नूरी हो। इन दोनों ने नूरी को खेतों में कत्ल किया और आगे बढ़ोगे या वापस लौट आए? उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। खोजी ताजदीन मजबूत लहजे में बोला, आगे जनाब, आगे। आगे कहाँ? मेरी उलझन में कई गुना इजाफा हुआ। नूरी की लाश अहमदनगर के जुनूबी खेतों में पड़ी मिली थी। वहां से पीछे पलटने का मतलब था वापस नहर की तरफ यानी शुमाली सिमत में जाना, और आगे बढ़ने से ये जाहिर होता था कि वो घने जंगल में घुसे होंगे। जाए वारदात से मशरिक और मगरिब दोनों जानिब घना जंगल फैला हुआ था। ताजदीन के बजाय मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, मलिक साहब, खोजी बाबा ने इन दोनों घोड़ों के सुमों का पीछा नहीं छोड़ा। इनके खुरों का ताक़ुब करते हुए हम जंगल की सरहद तक जा पहुँचे थे, लेकिन इतनी देर में दिन का इख्तिताम हो गया। सूरज गुरूब हो रहा था और इन हालात में जंगल में दाखिल होने का कोई फ़ायदा नहीं था। रात की तारीकी में खुरा ढूंढना मुमकिन नहीं, इसलिए हम वापस आ गए हैं। कल सुबह फिर इधर का रुख करेंगे, तब पता चलेगा कि वो दोनों घुड़सवार नूरी को कत्ल करके किस तरफ फरार हुए हैं। ताजदीन ने कहा, थानेदार साहब, जाए वकुआ से जंगल की तरफ घोड़ों का जो खुरा गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दोनों घोड़ों पर सिर्फ एक एक बंदा सवार था। मैंने जंगल के दाखिली हिस्से में ज़मीन पर इस जगह एक ख़ास निशानी लगा दी है जहाँ तक खुरा निकाला गया है। इंशाअल्लाह कल सुबह मैं वहीं से अपने काम का आगाज़ करूँगा। वो लम्हे भर को रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, इस सिलसिले में आपसे मेरी एक दरख्वास्त है थानेदार साहब। हाँ, कहो, क्या बात है? मैंने पूछा। अगर कांस्टेबल साहब का मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है तो फिर इसे सादा लिबास में रवाना करें, वो वजाहत करते हुए बोला। पुलिस की वर्दी खामखा देखने वालों को मुतवज्जा करती है, जिस काम में दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। वैसे मैं किसी की मदद के बगैर ज़्यादा आसानी से काम कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा, ठीक है, इस मसले पर सुबह बात करेंगे, तुम ज़रा जल्दी आ जाना। आप कहेंगे तो मैं फजर की नमाज अदा करते ही इधर आ जाता हूँ, वो बोला। नहीं, इतनी भी जल्दी की ज़रूरत नहीं ताजदीन, मैंने कहा। ठीक है, मैं 8 बजे आ जाऊँगा, ताजदीन कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, ये मुनासिब वक्त है, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। वो रुखसत हो गया। खोजी ताजदीन के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल मुस्तफ़ा से कहा, हालत व वाक़यात का नक्शा कुछ उभर कर सामने आ रहा है। तुम इसी इलाके के रहने वाले हो, मुझे बताओ कि चौधरी दिलदार के डेरे पर कौन रहता है? चौधरियों और बड़े ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनों पर डेरे वगैरह बना रखे होते हैं जहाँ इनके ज़ाती मुलाजिम रहते हैं। उमूमन ये मुलाजिम खेतों के मामलात की निगरानी करते हैं और बड़े बाखबर होते हैं, मुस्तफ़ा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मलिक साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक इस डेरे पर चौधरी दिलदार के 2 मुलाजिम रहते हैं, जिनमें से एक का नाम याकूब उर्फ कूबा और दूसरे का नाम इम्तियाज़ है। ये लोग डेरे के आसपास और दूर दराज तक फैली हुई चौधरी दिलदार की अराजी का निज़ाम संभालते हैं। ठीक, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा कि जब तुम ताजदीन के साथ डेरे के आसपास नूरी और उसके साथी मर्द का खुरा तलाश कर रहे थे तो किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? मेरा मतलब है कि कूबा या इम्तियाज़ में से किसी ने? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बाबा ताज बहुत मोहतात और हुनरमंद शख्स हैं, किसी को हमारी कार्रवाई का पता नहीं चल सका। फिर इसने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, खोजी बाबा को यकीन है कि नूरी और उसका साथी मर्द एक साथ इस डेरे पर गए थे। हमें इस डेरे को ज़रूर चेक करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसीलिए तुमसे ऐसे सवाल किए हैं। मैंने कहा, यह बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी कि खोजी ताजदीन नामालूम औरत यानी कि नूरी के कत्ल की तहकीक में पुलिस का साथ दे रहा है, लिहाजा हमें इसी वक्त चौधरी के डेरे का रुख करना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, मुस्तफ़ा ने कहा, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। इधर से फारिग होने के बाद मैं घर चला जाऊँगा। तुम्हारे ख्याल में चौधरी दिलदार कैसा आदमी है? मैंने बरसबीले तस्करा पूछ लिया। बस जी, क्या बताऊँ, वो मुबहम सा जवाब देकर खामोश हो गया। मैंने इसरारी लहजे में कहा, जो भी जानते हो बताओ। वो थोड़े तामुल के बाद बोला, रफ़ीक सयाल के ज़माने में चौधरी दिलदार थाने आता रहता था। इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। मुझे ये चौधरी ज़रा अच्छा नहीं लगता। बस जी, इधर
अहमद नगर में मेरे चाचा चाची रहते हैं, इसलिए चौधरी दिलदार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल सकता। आप पर तो मुझे पक्का एतमाद है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चौधरी दिलदार कोई शरीफ आदमी नहीं है। मुस्तफ़ा की राय मेरी तफ्तीश के लिए नए दर वाह कर रही थी। रफ़ीक सयाल को हटाकर मुझे इस थाने में तैनात किया गया था। इस वाक़ये का इतना ही दुख चौधरी दिलदार को भी हुआ होगा जितना खुद साबिक थाना इंचार्ज को। मैं इस वक्त में जिस नामालूम और बदकिस्मत औरत के कत्ल की तफ्तीश कर रहा था, खोज के बाद इसका ताल्लुक चौधरी के डेरे से साबित हो रहा था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि अगर चौधरी दिलदार नहीं भी तो कम से कम इस डेरे पर रहने वाले कूबा और इम्तियाज़ नूरी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस सनसनीखेज़ ताल्लुक के सामने आने के बाद चौधरी के डेरे को चेक करना निहायत ही ज़रूरी हो गया था। मैंने कांस्टेबल मुस्तफ़ा को साथ लिया और डेरे की जानिब रवाना हो गया। इस डेरे और मेरे थाने के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। 15 मिनट में हम बआसानी वहाँ पहुँच सकते थे, लिहाजा हमने पैदल जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, इसलिए लोगों के हमारी तरफ मुतवज्जा होने के इम्कानात न होने के बराबर थे। इसके बावजूद भी हमने वो रास्ता पकड़ा जो आबादी से थोड़ा हटकर नहर के किनारे के साथ साथ इस तरफ जाता था। इस मुख्तसर से सफ़र के दौरान हमारे दरमियान गुफ्तगू भी हो रही थी। अचानक मुझे एएसआई शहजाद का ख्याल आ गया। मैंने मुस्तफ़ा से पूछ लिया, तुम एएसआई शहजाद को किस हद तक जानते हो? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसके चौंकने को मैंने इसकी तेज़ी से मुड़ती हुई गर्दन के सबब महसूस किया था, क्योंकि रात की तारीकी चेहरे के तासुरात को देखने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। साथ ही उसकी आवाज़ से भी तशवीश झलकने लगी। वो बोला, मलिक साहब, क्या आपकी सवाल किसी ख़ास हवाले से कर रहे हैं? हाँ, ख़ास हवाला ही समझो, मैंने कहा, और वो हवाला तुम हो। मैं? उसकी तशवीश उलझन में बदल गई। मैं किस तरह मलिक साहब? मैंने महसूस किया है शहजाद तुमसे बड़ी गहरी मोहब्बत करता है, मैंने कहा। हमारे दरमियान तो कभी ऐसा रिश्ता इस्तवार नहीं हो सका। तुम ठीक कहते हो मुस्तफ़ा, मैंने तायदी लहजे में कहा। फिर शहजाद से होने वाली मुलाकात का जिक्र करने के बाद कहा, मैंने महसूस किया है कि वो तुमसे शदीद हसद करता है। इसकी वजह तुम ही बता सकते हो। वो हसद से भी 4 हाथ आगे बढ़कर मुझसे सख्त नफरत करता है मलिक साहब, मुस्तफ़ा ने गंभीर अंदाज में कहा, और इसकी एक ख़ास वजह है। जब मैंने मज़कूरा वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि एएसआई इंतहाई नाकाबिल एतबार शख्स है। वो इस लिहाज से कि साबिक थाना इंचार्ज से इसकी बहुत बनती रही है। रफ़ीक सयाल को जिन इल्ज़ामात और बदउनवानियों के बायस यहाँ से हटाया गया था, इन मामलात में शहजाद इसके मुआविन के तौर पर काम करता रहा था। शहजाद के चौधरी दिलदार से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि बाज़ मामलात में शहजाद चौधरी और रफ़ीक सयाल के दरमियान पुल का सा काम करता रहा था। मुस्तफ़ा का शोबा करप्शन नहीं था, इसलिए वो रफ़ीक सयाल की बहुत ज़्यादा मावनत और खिदमत नहीं कर सका था। लिहाजा जब मैंने मुस्तफ़ा को अपने करीब आने का मौका दिया तो शहजाद फ़ौरन जेलिस हो गया। मुस्तफ़ा की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, भाई, फिर तो ये अपना एएसआई बहुत ही ख़तरनाक बंदा है। बिल्कुल जनाब, इस पर भरोसा करना काम को ख़राब करने के मुतरादिफ है, मुस्तफ़ा ने कहा। शहजाद से मुलाकात के वक्त मुझे जो बात चुभ रही थी और इसका सबब समझ में नहीं आ रहा था, अब वो मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया था। वो मक्कार शख्स मेरे सामने भरपूर अदाकारी से काम ले रहा था। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि शहजाद को ये पता नहीं चलने दूंगा कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इस अदाकार को मैं बेखबरी में अदाकारी की मार ही दूंगा। इस सिलसिले में मैंने मुस्तफ़ा को भी ज़रूरी बातें समझा दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं शहजाद की मौजूदगी में उसे डांट डपट करूँ तो वो खामोशी से सर झुकाकर सुनता रहे। इस तरह मैं शहजाद को ये तासुर देना चाहता था कि कांस्टेबल मुस्तफ़ा की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। मेरे इस रवैये के नतीजे में शहजाद खुलकर सामने आ सकता था। किसी अय्यार और फरेबी शख्स को मकर फरेब ही से चित किया जा सकता है। मैंने मुस्तफ़ा से कहा, कल तुम थाने आने की बजाय सादा लिबास में सीधे जंगल की तरफ चले जाना और इस मकाम के आसपास रहकर खोजी ताजदीन का इंतज़ार करना, जहां उसने खुरे के सिलसिले में कोई निशानी वगैरह लगा रखी है। मैं ताजदीन को समझाकर उधर रवाना कर दूंगा। ठीक है मलिक साहब, वो मुझसे इत्तफाक करते हुए बोला।
जो आपका हुक्म मैं वही करूँगा। मैंने कहा कि जब तुम लोगों का काम मुकम्मल हो जाए और इस काम के नताइज तुम्हारी समझ में आ जाएं तो तुम खोजी को फारिग कर देना। इसे अपने साथ थाने लाने की ज़रूरत नहीं। इसकी मदद और ताउन की अगर मज़ीद ज़रूरत महसूस हुई तो हम दोबारा इसकी खिदमत हासिल कर लेंगे। इसके बाद तुम वर्दी पहनकर थाने आ जाना। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अमले के हर शख्स खुसूसन शहजाद से तुम्हारे बारे में इस्तफसार करूँगा। जाहिर है किसी को तुम्हारी गैर हाजिरी का इल्म नहीं होगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे बगैर इतला गैयाब पर मुझे तुम्हें डांटने का मौका मिल जाएगा। जब तक नूरी मर्डर केस हल नहीं हो जाता हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और ये केस हम दोनों मिलकर हल करेंगे। इस थाने और इस इलाके के तुर्रम खानों को मैं बाद में ठीक कर लूँगा। मैं महसूस कर रहा हूँ बल्कि देख रहा हूँ, यहाँ तो आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने पुरवसूख लहजे में कहा, बस चंद दिन की बात है। हम बातें करते और मंसूबे बनाते हुए डेरे पर पहुँच गए। चौधरी दिलदार का डेरा भी आम डेरों जैसा ही था। एक कुशादा अहाते में पिछली जानिब 3 कमरे बने हुए थे। इनके आगे वसी और सहन था जिसमें 3-4 दरख्त भी लगे हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो डेरे का दाखिली गेट खुला हुआ था। वो इतना बड़ा गेट था कि कोई ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक बआसानी इसमें दाखिल हो सकता था। मुस्तफ़ा ने कहा, मलिक साहब आ जाएं। इत्तेफाक से गेट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है मगर इजाज़त लेने की ज़रूरत है, मैंने अटल लहजे में कहा। कांस्टेबल मेरी बात की तह में पहुंचा या नहीं, उसने कदरे नदामत से अस्पात में सर हिलाया और आगे बढ़कर खुले हुए गेट के पट पर दस्तक देने लगा। मैंने अकब से कहा, मुस्तफ़ा, जब तक कोई शख्स मुजरिम या कम से कम मुल्जिम साबित ना हो जाए हमें इसके साथ ज़िंदगी के हर शोबे में नॉर्मल और शाइस्ता रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। बग़ैर इजाज़त मुँह उठाकर किसी के घर में दाखिल हो जाना इख़लाक़न और कानूनन जुर्म है। हम तो कानून के रखवालों में शुमार होते हैं। अगर हम ही इन छोटे छोटे ज़ाब्ता इख़लाक़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों को कानून शिकनी से कैसे रोक पाएंगे। आई एम सॉरी मलिक साहब, वो शर्मिंदगी से बोला और दोबारा दस्तक दी। इस दस्तक के जवाब में एक हट्टा कट्टा शख्स नमूदार हुआ। हम पर निगाह पड़ते ही वो गड़बड़ा गया। उसने तारीकी के बावजूद भी हमारी वर्दियां देखकर सूरत हाल की संगीनी को भांप लिया था। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अचानक भाग खड़ा होगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। बड़े संभले हुए लहजे में बोला, आइए सरकार आइए, इस वक्त डेरे की तरफ खैरियत तो है ना थानेदार साहब। इसकी बात से बहुत सी अहम चीज़ें खुलकर सामने आ गईं। नंबर 1, वो हमें इस डेरे पर देखकर घबरा गया था। नंबर 2, इसे अपने आसाब पर अच्छा खासा कंट्रोल हासिल था क्योंकि उसने अपनी घबराहट पर एक लम्हे में काबू पा लिया था। और नंबर 3, इसने मुझे नए थानेदार की हैसियत से पहचान लिया था। बात ख़त्म करते ही उसने हमें अंदर आने का इशारा भी कर दिया, लिहाजा हम डेरे में दाखिल हो गए। कुशादा सहन में 3-4 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिनमें से एक पर चादर बिछी हुई नजर आ रही थी। हम दोनों इस पहलवान नुमा शख्स की मईयत में चलते हुए चारपाइयों के करीब पहुंचे तो इसने चादर बिछी चारपाई की जानिब इशारा कर दिया। अब वो मजीद संभल चुका था। बैठे माई बाप, मेरे लिए क्या हुक्म है। हम बैठने नहीं आए, मैंने डेरे में इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा। तुम्हारा साथी कहीं नजर नहीं आ रहा। इम्तियाज अपने घर गया है, उसने जवाब दिया, और इस जवाब ने मुझे बता दिया कि इस वक्त मैं याकूब और कूबा से हम कलाम था। इसकी बीवी बीमार है। फिर वो मायना खेज अंदाज में बोला, नगमा इस अहमक को गाहे बगाहे इसी तरह बेवकूफ़ बनाती है। कल भी वो इसको इसकी बीमारी का बताकर चला गया और आज भी इसने यही किया है। लगता है कि मुझे चौधरी साहब को बताना पड़ेगा। मैं डेरे पर अकेला तो नहीं रह सकता ना। या तो चौधरी साहब इम्तियाज की बीवी का इलाज करवाएं या फिर यहाँ के लिए कोई दूसरा बंदा दें। अब देखें ना, मैं आपकी कोई खिदमत भी नहीं कर सकता। अगर दूसरा बंदा मौजूद होता तो मैं इसे भेजकर आपके लिए कुछ मंगवा लेता। उसने सांस लिए बगैर मुझे जितनी मालूमात फराहम कर दी, मैंने इनके लिए एक भी सवाल नहीं किया था। इससे जाहिर हुआ वो महज ऊपर से संभला था, अंदर उसके अब भी अच्छी खासी गड़बड़ चल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खालिस थानेदाराना लहजे में कहा,
کوبا، تم ہماری خدمت کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، ہم دراصل تمہاری خدمت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تمہیں چودھری دلدار اور امتیاز کی بیوی کے لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج میں خود اپنی نگرانی میں کراؤں گا۔ تم اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جناب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ یکدم بےحد متفکر ہو گیا۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین باتیں کر سکتا ہوں۔ شکر کرو ابھی تک تم آزاد کھڑے ہو، ورنہ یہی باتیں کرنے کے لیے میں تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس کی الجھن اور پریشانی سوا ہو گئی۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت ابتدا ہی میں خاصا جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا تاکہ اس پر واضح ہو جائے کہ میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار ہوں۔ وہ متذبذب حالت میں کھڑا سہمی ہوئی نظر سے کبھی مجھے اور کبھی مصطفیٰ کو دیکھتا چلا گیا، پھر لکنت زدہ انداز میں بولا، مائی باپ، بتائیں تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے جو کچھ بھی پوچھا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ یقین کریں۔ وہ بولتے بولتے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز اور گھبراہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس ڈیرے پر مزید تفتیش کرنا ضروری نہ سمجھا اور یعقوب عرف کوبا کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اس کے لیے مناسب مقام تفتیش یہی ہو سکتا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچنے والے تھے تو میں نے مصطفیٰ کو مخصوص اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا، تم ذرا جا کر امتیاز کی بیوی کی خیریت معلوم کرو۔ کوبا کے بعد اس کا علاج بھی کرنا ہے، اور ہاں، صبح والی ڈیوٹی کو یاد رکھنا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے دوسرے راستے پر ہو لیا۔ میں نے مبہم اور معنی خیز انداز میں مصطفیٰ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کوبا کے بیان کی تصدیق کے لیے امتیاز اور اس کی بیوی سے ضرور ملے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ امتیاز احمد نگر میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ کھوجی تاجدین کے مطابق 2 گھڑ سوار اس ڈیرے سے گھنے جنگل کی طرف گئے تھے۔ امتیاز کی غیر حاضری یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ ان 2 گھڑ سواروں میں کہیں ایک امتیاز ہی تو نہیں تھا۔ میں نے کوبا کو اپنے کمرے میں لا کر واشکاف الفاظ میں کہا، میں تمہیں بچنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ موقع گنوا دیا تو سمجھ لو کہ تمہارے چودھری دلدار اور اس کا پورا خاندان بھی تمہیں پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکے گا۔